हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। आज हम लोग जानेंगे AACR क्या है, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट होता चला गया, क्या क्या नई चीज़ें इसमें ऐड होती गई, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उन सारी बातों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन विस्तार से चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे, यदि आपको लगे कि इस वीडियो को देखने से आपके अंदर कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और साथ ही हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाना। और मैंने जो DDC, UDC और CC के जो वीडियो मैंने बनाए हैं उन सारी वीडियोज़ को आप देख लेना। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, तो एक बार आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर सारी वीडियोज़ की मैंने एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सारी वीडियोस को आप देख सकते हो। और यदि आपको कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी परेशानी हो, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ये क्या है? एक रूल्स है। किस तरह के रूल्स है? तो कैटलॉग बनाने के रूल्स है। कैटलॉग बनाने में कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, क्या चीज करना है और क्या चीज नहीं करना है, इन सारी बातों को एक रूल्स के माध्यम से बताया गया है, जिसे एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स कहा जाता है और जिसे 1967 में 1967 में पब्लिश किया गया। ये जो AACR था, इससे ALA, CLA और LC अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, CLA कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इन तीनों के माध्यम से इसे बनाया गया। इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से ही AACR को पहली बार 1967 में बनाया गया। और इसका जो क्रेडिट दिया जाता है कि आखिर ये AACR किसके दिमाग की उपज थी, तो ये AACR किसकी, तो सेमर लेवेट्स्की के द्वारा उसके द्वारा ये क्या थी, इसकी दिमाग की उपज थी। इसने क्या किया, 1960 में एक कोड, लेवेट्स्की कोड ऑफ कैटलॉगिंग रूल्स, ऑथर एंड टाइटल एंट्री एंड अनफिनिश्ड ड्राफ्ट, इस नाम की इसने एक कैटलॉगिंग रूल्स बुक तैयार की थी, कैटलॉगिंग रूल तैयार की थी 1960 में। और उसी 1960 के आधार पर ही, उसी 1960 के जो कोड ऑफ कैटलॉगिंग रूल्स था, उसी के आधार पर ही 1967 का AACR को निर्माण किया गया। ओके, यहाँ तो ये बात तो समझ में आ गई कि 1960 में सेमन के द्वारा 1960 में एक कोड बनाया गया और उस कोड के आधार पर ही 1967 का AACR को निर्माण किया गया। और वो किया गया ALA, CLA और LC के मदद से। ओके, नेक्स्ट है 1961 में क्या हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल आयोजित हुआ। एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ पेरिस में। वहां पर क्या हुआ, प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस का प्रोसीडिंग था, उस जो कॉन्फ्रेंस का प्रोसीडिंग जो पब्लिश हुआ, वो पब्लिशिंग का जो नाम था, उसका नाम था पेरिस स्टेटमेंट या पेरिस प्रिंसिपल। ओके, यानी जो वहां पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उस कॉन्फ्रेंस में जो भी प्रोसीडिंग्स पब्लिश हुए, उस पब्लिश्ड जो भी प्रोसीडिंग थे, उसका नाम था पेरिस स्टेटमेंट और पेरिस प्रिंसिपल। ओके, पेरिस स्टेटमेंट और पेरिस प्रिंसिपल, जो वहां पर कॉन्फ्रेंस का जो प्रोसीडिंग था, वो जो पब्लिश हुआ था, उसका नाम था। तो 1961 में, उसी 1961 में ही ये 96 जो पब्लिश हुआ, वो 1960 के सेमर के द्वारा जो बनाया हुआ था कोड ऑफ कैटलॉगिंग, उसी के जैसा मिलता जुलता था। ओके, अब ये जो AACR है, इसको दो वर्जन में पब्लिश किया गया। एक किया गया था नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट में, नॉर्थ अमेरिकन वर्जन में, और एक ब्रिटिश टेक्स्ट में, एक ब्रिटिश वर्जन में। ठीक है, तो आपको याद रखना AACR को दो वर्जन में पब्लिश किया गया था, एक नॉर्थ अमेरिकन में और एक ब्रिटिश वर्जन में। ओके, फिर 1974 में AACR को रिवाइज किया गया। ओके, याद रखना 1974 में AACR को पहली बार रिवाइज किया गया। और इसमें क्या हुआ, जो ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, इसको पहली बार इसमें अडॉप्ट किया गया 1974 में। और साथ ही में क्या चेंज आए, तो जो चैप्टर 12 था, जो चैप्टर नंबर 12 था, उसमें ऑडियो विजुअल मीडिया को ऐड किया गया। और जो चैप्टर 14 था, उसमें साउंडिंग रिकॉर्डिंग्स को ऐड किया गया। तो ये था पहला रिवाइज में 1974 में क्या किया, AACR को रिवाइज किया गया। ओके, तो आपको याद रखना 1967 में पहली बार आया
और उसके बाद 1974 में ACR को रिवाइज किया गया। फिर है 1978 में ACR 2 आया। 1978 में ACR 2 आया, ये इसका सेकेंड एडिशन था और इसको जिसका जो एडिटर था वो था माइकल गॉर्मैन, जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे, और दूसरे थे पॉल डब्ल्यू विंकलर, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के थे। ओके, तो माइकल गॉर्मैन और पॉल डब्ल्यू विंकलर ये दोनों ने मिलकर ACR 2 को एडिट किया था, यानी ये दोनों ACR 2 के जो सेकेंड एडिशन था 1978 में आया था, इन दोनों के ये एडिटर थे। ओके, नेक्स्ट है 1988 में ACR 2 का फिर रिवीजन हुआ। ठीक है, ACR 2 का रिवीजन हुआ 1988 में, और ये जो पब्लिश हुआ दो तरह से पब्लिश हुआ, एक बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ और एक लूज सिप फॉर्मेट में पब्लिश हुआ। ओके, एक पब्लिश हुआ बुक फॉर्म में और एक पब्लिश हुआ लूज सिप फॉर्मेट में पब्लिश हुआ 1988 में। फिर 1998 में, ठीक है, 88 के बाद 1998 ACR 2 फिर इसका फिर से सेकेंड रिवाइज हुआ और इसको पब्लिश किया गया बुक फॉर्मेट में और CD-ROM फॉर्मेट में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं कि CD-ROM फॉर्मेट में पहली बार पब्लिश कब किया गया, तो 1998 में ACR 2 सेकेंड रिवीजन। ओके, इसमें जो चैप्टर 9 था उस चैप्टर 9 में इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 2002 में ACR 2 आया, इसका थर्ड रिवीजन हुआ जिसे ACR 2R भी कहा जाता है। ये जो था इसमें दो पार्ट थे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। ठीक है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। जो पार्ट 1 है उस पार्ट में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 1 से लेकर 13 तक दिए हुए हैं, और जो पार्ट 2 है उसमें चैप्टर 21 से 26 तक है, यानी 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ये 21 से 26 चैप्टर पार्ट 2 में दिए हुए हैं, और पार्ट 1 में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक दिए हुए हैं। ठीक है, जो पार्ट 1 है इसमें क्या है, तो रूल्स के बारे में बताया गया है। कवर रूल्स फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ मटेरियल, जितने भी मटेरियल्स हैं उन सभी मटेरियल्स का कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है, स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उस सारे का रूल्स पार्ट 1 में दिया हुआ है। और पार्ट 2 में क्या है कि कैसे उसका हेडिंग लिखना है, कैसे एस्टैब्लिशमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हेडिंग्स और एक्सेस पॉइंट इन कैटलॉग, यूनिफॉर्म टाइटल्स एंड रेफरेंसेस, कैसे रेफरेंसेस देना है, कैसे टाइटल लिखना है, कैसे हेडिंग्स बनाना है, तो वो सारी चीज़ें पार्ट 2 में बताई हुई हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ तक ये सारी बातें याद रखनी होगी क्या कि 1967 में इसका पहला आया, फिर क्या हुआ 1967 के बाद 1974 में इसका रिवीजन हुआ, फिर 1978, फिर 1988, फिर 1998 और फिर 2002। ओके, तो यहाँ से बात आ गई। अब आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, देखते हैं कि कैसे ACR 2 का क्या स्ट्रक्चर है। तो ACR 2 में इसमें जो क्या है दो पार्ट में, जैसे मैंने बताया पार्ट 2 में है, तो पहला जो पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन है। इस डिस्क्रिप्शन में जो चैप्टर 1 है उसमें जनरल रूल्स दिए हुए हैं, और जो चैप्टर 2 से 12 तक दिए हुए हैं इसमें रिसोर्स का टाइप है, स्पेसिफिक रूल्स है, ये सारी बातें दी गई हैं। और चैप्टर 13 में दिया हुआ है एनालिटिक एंट्रीज के बारे में चैप्टर 13 में बताया गया। जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ हेडिंग्स, कैसे हेडिंग्स देना है, कैसे एक्सेस पॉइंट करना है, इसके बारे में। तो इसमें चैप्टर 21 से लेकर चैप्टर 26 तक है, तो आपको याद रखना है उसमें पार्ट 1 में 1 से लेकर 13 तक में है, और पार्ट 2 में है 21 से लेकर 21 से लेकर 26 के बीच में है। तो 21 में जो दिया हुआ है वो चॉइस ऑफ एक्सेस पॉइंट दिया हुआ है, और 22 से लेकर 26 के बीच में दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस पॉइंट, कैसे एक्सेस पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करना है, वो चैप्टर 22 से लेकर 26। तो आपने यहाँ पर गौर किया होगा 1 से 13 दिया हुआ है, 21 से 26 दिया हुआ है, तो बीच में जो 14 से 20 है उस वहाँ पर वो जो चैप्टर है वो वहाँ से चैप्टर हटे हुए हैं, वहाँ पर वो चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन से जो चैप्टर है जो ACR 2 में जो 2002 में आया है उसमें से हटे हुए हैं, तो 14 से लेकर 20 तक, यानी चैप्टर 14 से लेकर चैप्टर 20 तक वो चीज हटे हुई हैं, गायब है, ओमिट है। ओके, इसमें अपेंडिसेस क्या क्या है, तो कैपिटलाइजेशन के बारे में बताया हुआ है, एब्रिविएशन है, ग्लॉसरी है, न्यूमरल्स है और इनिशियल आर्टिकल्स है, इन सारे चीज को अपेंडिसेस में रखा गया है। अब आते हैं लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन। लेवल डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या हुआ कि कैटलॉग जब बनाएंगे तो उसमें कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन को देंगे, इंफॉर्मेशन उस कैटलॉग में कितना फिल करेंगे, उन सारी उस बातों को बताता है लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो 3 लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन है, पहला है फर्स्ट लेवल, दूसरा है सेकेंड लेवल और तीसरा है थर्ड लेवल। जो फर्स्ट लेवल का डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या है, मिनिमम इंफॉर्मेशन डाला जाता है जिससे डॉक्यूमेंट के बारे में पता चल जाए, यानी जितना मिनिमम से मिनिमम डालें और उसके बारे में पता चल जाए। तो ये जो है फर्स्ट लेवल, ये स्मॉल लाइब्रेरीज के लिए हेल्पफुल है।
जो सेकंड लेवल का है इसमें उतना डेटा को फिलअप करना है, उतना इन्फॉर्मेशन उसमें डालना है कैटलॉग में कि ताकि उसके डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये मीडियम से लेकर लार्ज के बीच में इस तरह के लेवल का यूज किया जाता है। ठीक, इस तरह के लेवल को क्या आता है, स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन भी क्या है, एक स्टैंडर्ड है कि हाँ मिनिमम इतना डेटा को या इतना इन्फॉर्मेशन को उसमें फिल करना है जिससे किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी से फाइंड आउट किया जा सके। ओके, जो थर्ड लेवल है, ये थर्ड लेवल में कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसमें डेटा को फिल किया जाए, तो यानी एवरी पॉसिबल एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडेड इन द कोड। ठीक है, तो कैटलॉग में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिलअप किया जा सके वो क्या हो गया, थर्ड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन हो गया। और इसका यूज किया जाता है आपके लार्ज लाइब्रेरी में और स्पेशल लाइब्रेरीज में इस डिस्क्रिप्शन का थर्ड लेवल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो स्मॉल लाइब्रेरी में आपको याद रखना फर्स्ट लेवल है, जो मीडियम लाइब्रेरी है वो सेकेंड लेवल है, और जो थर्ड लाइब्रेरी है वो आपका लार्ज लाइब्रेरी है और स्पेशल लाइब्रेरी है, और जो सेकेंड लेवल है उसको स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, यानी एक वो स्टैंडर्ड है हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एंट्रीज है। कितने तरह के एंट्रीज है, तो दो तरह के एंट्रीज मेनली होते हैं। एक होता है मेन एंट्री होता है एसीआर में, और एक होता है एडेड एंट्री होता है। जो मेन एंट्री होता है उसमें ऑथर एंट्री है या टाइटल एंट्री है, दो तरह के एंट्री बनाते हैं। और जो एडेड एंट्री है उसमें हम लोग जिसको सेकेंडरी एंट्री भी कहते हैं, उसमें ज्वाइंट ऑथर है, सिंगल ऑथर है, टाइटल है, सीरीज है, कोलैबोरेटर है, सब्जेक्ट है, तीन सारे इस तरह के हम लोग क्या करते हैं, एडेड एंट्री बनाते हैं। अब है कैटलॉगिंग जो कोड है एसीआर में, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तो इसमें कॉल नंबर होता है, हेडिंग ऑफ एंट्री होता है, एक्सेशन नंबर दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन एलिमेंट और एंड पंचुएशंस है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, और ट्रेसिंग है। तो ये पांच है आपके क्या है कैटलॉग के एलिमेंट्स है। कॉल नंबर जो होता है उसको क्या होता है, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर को मिलाकर ही क्या होता है, कॉल नंबर बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट और पंचुएशन कौन कौन से चीज यूज किए जाते हैं डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया जाता है, कैटलॉग के अंदर फिलअप किया जाता है, और उसके क्या क्या पंचुएशन मार्क्स हैं, क्या क्या साइन है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब फर्स्ट है टाइटल प्रॉपर, जैसे अल्टरनेट टाइटल करते हैं तो उसमें और करके हम लोग उसमें पंचुएशन मार्क लगाते हैं। फिर जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन है, जीएमडी है, यानी कोई बाहर से कोई भी चीज हम लोग अगर कैटलॉग में ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें उसको एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर उसको फिलअप करते हैं। थर्ड है पैरेलल टाइटल या टाइटल इन अदर लैंग्वेज, यानी एक टाइटल है वो इंग्लिश में, एक टाइटल है हिंदी में। अगर दो टाइटल है, दोनों का मीनिंग सेम है बट क्या है अलग अलग लैंग्वेज में है, तो इस तरह को दिखाने के लिए हम लोग इक्वल टू मार्क का यूज वहाँ करते हैं। फिर है नेक्स्ट है अदर टाइटल इन्फॉर्मेशन, यानी अगर अदर टाइटल है, टाइटल के अलावा एक और टाइटल है जैसे सब टाइटल करते हैं, तो वो उसमें क्या करते हैं हम लोग कोलन का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो टाइटल है, उस टाइटल का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, तो उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और खासकर ये कौन होता है, ऑथर होता है या एडिटर होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं डायगोनल स्लैश की मदद से उसको दिखाते हैं। नेक्स्ट है एडिशन एरिया, एडिशन जहाँ पर एडिशन हम लोग लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं डॉट और उसके बाद स्पेस देते हैं। यानी आप लोग अगर एसीआर का प्रैक्टिकल बनाए होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको आसानी से पता चल जाएंगी। तो डॉट के बाद स्पेस यानी या डैश जिससे बोलते हैं, डॉट के बाद स्पेस या डैश ये देते हैं हम लोग एडिशन एरिया में। फिर पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, तो इसमें हम लोग प्लेस ऑफ पब्लिकेशन के लिए डॉट स्पेस देते हैं, नेम ऑफ पब्लिशर के लिए कोलन देते हैं, और डेट ऑफ पब्लिकेशन के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया, जहाँ पर जिसे कोलेशन एरिया भी कहते हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया जहाँ पर वॉल्यूम होता है, पेज होता है, इलस्ट्रेशन होता है, साइज होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग कहते हैं कोलेशन एरिया। ओके, फिर एक है सीरीज एरिया, जहाँ पर हम लोग सीरीज देते हैं। तो सीरीज का जब सीरीज देना होता है तो उसका स्टार्टिंग हम लोग क्या करते हैं पैरेंथेसिस के यानी छोटी ब्रैकेट से करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से करते हैं, और उसके बाद उसमें हम लोग डॉट स्पेस का पहले डॉट स्पेस का यूज करते हैं, फिर हम लोग छोटी ब्रैकेट देके फिर उसके अंदर हम लोग सीरीज का नंबर लिखते हैं। फिर है नोट एरिया, नोट एरिया में हम लोग जो भी एक्स्ट्रा चीज है उसको नोट लिखते हैं, तो इसको डॉट और स्पेस के बाद से लिखना शुरू कर देते हैं। फिर स्टैंडर्ड नंबर है जिसमें ISBN आता है और ISSN आता है, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या एक सेपरेट पैराग्राफ में लिखते हैं या फिर कंटिन्यू लिखते चले जाते हैं। तो डॉट स्पेस का यूज करते हैं यदि हम लोग कंटिन्यू लिखते चले जाते हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ये सारी बातें ACR के बारे में थी। आपने देखा कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या उसमें चीज़ें आती गई, और साथ में कौन कौन से मार्क्स यूज करते हैं, साइन यूज किए जाते हैं, पंचुएशन यूज किए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके।
और इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए और जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं सीसी यूडीसी उन सारी वीडियोस को आप एक बार जरूर देख लीजिए। तो चलिए आपका तैयारी अच्छा होते रहे। सो थैंक यू वंस अगेन।